नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था सामाजिक आर्थिक आधार को समझने के लिए लोगों की। उसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो एससी एसटी या फिर ओबीसी कम्युनिटी भी जो है उसकी स्थिति जनरल से बहुत ज्यादा खराब है। बशर्ते यहाँ पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि एससी एसटी ओबीसी को लंबे समय से आरक्षण भी दिया जा रहा है। यानी कि आरक्षण कहने का तात्पर्य है कि अफर्मेटिव एक्शन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की सरकार के द्वारा नीति निर्माण किए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। इसके बावजूद भी इस समाज की स्थिति नहीं सुधरी है। तो कमी कहाँ है, इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी, विस्तार से समझेंगे। चूंकि आरक्षण के प्रश्न पर भी यहाँ पर कहीं न कहीं एक बार फिर से चर्चा होगा कि आरक्षण में क्या रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्या समय आ गया है कि आरक्षण को कुछ व्यवस्थित किया जाए। इन तमाम बातों को हम देखेंगे। देखिए, रिपोर्ट यहाँ जो आया है, जरा सबसे पहले इसको समझते हैं। तेलंगाना में हाल ही में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण, आपको ध्यान होगा बिहार सरकार 2023 में एक ऐसा सर्वेक्षण कराई थी। अभी उस पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो जातिगत सर्वेक्षण में ने राज्य की विभिन्न जातियों के बीच, ध्यान रखिएगा, क्या है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं को उजागर किया है इस रिपोर्ट ने, इस सर्वे ने। ये जो रिपोर्ट जो है पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाले पैनल के द्वारा तैयार की गई है। तो विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ना, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति ये है। अब चलिए, यहाँ पर इनके द्वारा ही, इनकी अध्यक्षता में की गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात इनके जो है इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है, जिसके अंतर्गत समाज में कुछ चौंकाने वाली जो स्थिति है उसकी बात की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये रिपोर्ट है तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 2024, ये यहां पर दिया गया है। ये रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अब इसे जारी भी कर दिया गया। अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, उस डेटा के आधार पर फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तेलंगाना में पिछले साल हुए जातिगत सर्वे में की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लोग सामान्य वर्ग से 3 गुना पिछड़े हैं। 3 गुना पिछड़े कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार, सामाजिक आधार, शैक्षणिक आधार पर आप देखिएगा इसको परख करके। वही ओबीसी की चर्चा किया गया, ये तो एससी एसटी की बात हो गई। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे, ओबीसी वर्ग जो है 2.7 गुना पिछड़ा है, यानी कि 3 के आसपास ही ये भी है। यानी कि सामान्य वर्ग की स्थिति बहुत बेहतर है, जबकि सामान्य वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ईडब्ल्यूएस अभी कुछ दिनों पहले आया है, तो उसको हटा के बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एससी का पिछड़ापन सूचकांक स्कोर जो है 96 है, एसटी का 95 है और ओबीसी का 86 है। यहां समझिएगा, आप ये कहेंगे ये पिछड़ापन सूचकांक क्या है, मैं पहले ही बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये जो सूचकांक में ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना 96, ये स्कूल कॉलेज के बच्चों का मार्क्स नहीं है कि 100 में 96 आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं। यहां पर ये बताएगा कि मार्क्स, ये जो सूचकांक है स्कोर, ये स्कोर जितना अधिक होगा उतना क्या कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, उतना बेकार कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है, चिंताजनक स्थिति कह सकते हैं। तो देखिए 96 पे पहुंच गया, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन है। एसटी का 95 है, लगभग एक जैसा, और ओबीसी का भी 86 ही है, तो लगभग एक जैसी स्थिति बनी हुई है। यानी कि ये समाज की स्थिति बेहद चिंताजनक है, स्कोर बहुत ज्यादा यहाँ पर रखा गया है, ये बातें यहाँ पर बताया गया है। तेलंगाना में जाति वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत पिछड़ी है, ये यहाँ पर इस आंकड़ों से कंक्लूजन निकल के आया है। सामान्य वर्ग के स्कोर पर ध्यान देते हैं। एससी एसटी ओबीसी का स्कोर तो देख लिया ना, सामान्य वर्ग का स्कोर कितना है, केवल 31 है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इनकी स्थिति बेहतर है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे। राज्य में जो बातें निकल के आई है कि 242 जातियां हैं, ठीक है, और इनमें से 67% आबादी जो है वह 135 जातियां, इसमें से 67% आबादी यानी कि 135 जातियां जो देखेंगे इस 242 में, वो अधिक पिछड़ी हुई है। देखिए, केंद्र सरकार से लंबे समय से कहा जाता था कि आप जातिगत सर्वे करवाइए। केंद्र सरकार इस बात को लेकर के नहीं मान रही थी कि समाज में इससे क्या होगा, जातिगत भेदभाव काफी बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उस वक्त भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब नहीं रहे। तो ध्यान देना है कि उन्होंने क्या किया, अपने आधार पर, अपने खर्चे से बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपया लगा दिया और कहा कि हम जातिगत सर्वेक्षण करेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 उसका नाम दिया गया। वो रिपोर्ट आया, बाद में हालांकि मसला जो है हाईकोर्ट में भी गया, सरकार ने कहा हम सर्वे नहीं करा रहे हैं, हम केवल सर्वेक्षण करा रहे हैं। ये मामला क्लियर हुआ। जब बिहार सरकार ने तमाम आंकड़े जारी किए गए थे, उसमें भी बहुत चौंकाने वाली बातें आई।
अब तेलंगाना सरकार ने कहा था कि चलिए अगर केंद्र सरकार नहीं करा रही तो हम अपने पैसे पर हम भी करवाएंगे बिहार सरकार की तरह। तो यही आंकड़ा यहां पर निकल करके सामने आया। अब केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई सेंसस 2027 जो हो रहा है उसमें हम कास्ट सेंसस भी ऐड कर देंगे, जिसको लेकर के आपने देखा कि गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दे दी और वो काम अब होगा भी। तो यहां पर जो तेलंगाना गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपने देखा कि SC ST और OBC की कंडीशन सामान्य वर्ग की तुलना में बेहद खराब है, जबकि इन वर्गों को लंबे समय से आरक्षण भी दिए जा रहे हैं। तो प्रश्न उठेगा कि क्या आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, फिर यह आरक्षण मिलने के बावजूद भी ये समाज बेहतर नहीं कर रहा है। राज्य के 88.2% ST, 86.2% SC परिवारों की सालाना आय 1 लाख से कम है। ध्यान से समझिएगा, यहां कहा गया, क्या कहा गया, डिजास्टर लाइक सिचुएशन है। क्या कहा गया है, 88%, 86% SC परिवारों की एनुअल इनकम कहा गया है, सालाना आय 1 लाख से भी कम है, 1 लाख से भी कम। और ये तादाद जरा देखिए 88%, 86% है। तो कितनी बुरी कंडीशन इस समाज की अभी भी तेलंगाना में बना हुआ है। ये सर्वेक्षण एकदम जो है लोगों का ना चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है, लोगों के दिल दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। सामान्य वर्ग में यह संख्या कहा गया है कि 56.2% है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यह बहुत बेहतर है, लेकिन इनके तुलनात्मक तौर तरीके पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का अच्छा है। सामान्य के 33% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल जाकर के पढ़ते हैं, जबकि SC ST के केवल 10% या 10% से भी कम बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं। 107 जातियों का स्कोर जो है 81 से भी बहुत ज्यादा, और स्कोर ज्यादा होने का मतलब मैंने क्या समझाया था, स्कोर ज्यादा मतलब अच्छे मार्क्स नहीं है, स्कोर ज्यादा जितना जिसका ज्यादा रहेगा उसकी कंडीशन उतनी ही खराब। तो 81 कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत बुरी कंडीशन में है, ठीक है। कुल आबादी में ये जो है ये 107 जातियां जो है जिनकी स्थिति इतना पर पहुंचा हुआ है 29% है, यानी ये सबसे पिछड़े हुए लोग समाज के हैं। 13.3% से ज्यादा घरों में शौचालय तक नहीं है, ये 13.3% है, जबकि भारत सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान चला रही है लंबे समय से, है ना। घर घर में शौचालय की व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी तकरीबन 13.5% परिवार ऐसे हैं, घर ऐसे जिनके पास टॉयलेट नहीं है। तो जरा सोच सकते हैं। और यहां से महिला सुरक्षा का एंगल अलग से निकलेगा, उस बात पर भी ध्यान रखिएगा। इनमें SC के अगर देखा जाए तो 18.8 और ST के 32.5%, तो जनरल के 4.5% हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये दोनों समाज सबसे ज्यादा है। जनरल में इस बात को लेकर के जागरूकता है और यहां पर 4.5 पर है, तो ये कम है, ठीक है। कुल 21% घरों में नलों से पानी नहीं पहुंचता है, और ऐसे में अगर SC में देखा जाए तो 19.7%, ST के 21%, तो सामान्य वर्ग का देखा जाए तो तकरीबन 12.8-13% के आसपास आप कह सकते हैं। तो यहां पर भी सामान्य वर्ग की कंडीशन ज्यादा अच्छी है। बिजली को लेकर के बात किया जाए तो 5.8% घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। SC के लिए 11% है, ST के लिए 8.3% है और OBC के लिए 4.7% है। वहीं सामान्य वर्ग की देखेंगे तो 2.7% है। तो यहां पर भी सामान्य वर्गों के घरों में स्थिति इनके मुकाबले, इस कम्युनिटी के मुकाबले ज्यादा स्थिति अच्छा है। सामान्य वर्ग और अन्य जातियों में कार रखने वाले OBC से 3 गुना, SC ST से करीब 5 गुना ज्यादा है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास 4 व्हीलर ज्यादा है SC ST और OBC वर्ग से। ये आंकड़े निकल के आए हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब ये डिबेट है कि आखिर इसमें से सबसे पिछड़ा समुदाय कौन है तेलंगाना में, और सबसे अधिक संपन्न समुदाय क्या है और उसका आरक्षण से कितना लेना देना है। देखिए, सबसे पिछड़ा समुदाय जो निकल करके आया है इस सर्वेक्षण के आधार पर, वो भी SC वर्ग का ही निकल के आया है, जबकि आरक्षण लंबे समय से है। तो यहां पर जो है दक्कल समुदाय, इसका स्कोर तो 100 से पार निकल गया, मोर देन 100, 116 पे चला गया, 116। तो सोचिए कितना पिछड़ा पर यह समुदाय जो है वह दक्कल है और वो SC से आता है। क्लियर है, SC को रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्ग का अगर देखा जाए तो कापू समुदाय जो है सबसे संपन्न, तो सबसे पिछड़ा जो आया वो कहां से आया, SC से। सबसे संपन्न समुदाय कौन सा है, कापू। इसका स्कोर क्या है, मात्र 12 है। जितना स्कोर कम उतना अच्छा स्थिति, ये ध्यान रखिएगा। और जैन का देखा जाए स्कोर तो वह 13 है, ब्राह्मण का यहाँ पर 22 है, तो यह भी बेहतर कंडीशन में है। 1 लाख से कम कमाने वाले SC परिवार का पिछड़ापन स्कोर जो है वह 49 है। अब समझिए यहां पर, यानी कि 1 लाख से कम कमाने वाले जो SC परिवार हैं, ये पिछड़ापन स्कोर 50% के आसपास है, 50 के आसपास है। तो समझ सकते हैं कंडीशन कितनी खराब होगी। जबकि उतनी ही आय वाले सामान्य परिवार का स्कोर देखा जाए
तो केवल 16 है, यानी कि जनरल कैटेगरी की स्थिति इसमें यहां भी बेहतर बताई गई है। आरक्षण नीति पर अब सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हमने डेटा के आधार पर चीजों को देख लिया, समझ लिए, अब जरा आरक्षण नीति को देखिए। तेलंगाना के जातिगत सर्वेक्षण के निष्कर्ष में यह संकेत है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बावजूद इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुआ है। जो अपेक्षित सुधार होने चाहिए थे वह नहीं है। तो क्या आरक्षण में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, आरक्षण की रिव्यू करने की आवश्यकता है, यहां पर यह प्रश्न उठा है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि आरक्षण नीति असफल रही है, नहीं, असफल तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यह तो है कि जितने भी समुदाय की या जितना भी स्कोर आया है वह आरक्षण पॉलिसी क्या ही वजह है। अगर आरक्षण भी नहीं होता, ये अफर्मेटिव एक्शन लाया ही नहीं जाता, तो जो परिणाम आए हैं शायद इससे भी बदतर होता। तो ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण देने के बावजूद इस लेवल पे तो पहुंचे हैं, लेकिन लेवल यहां होना चाहिए था। अपेक्षित सुधार ये है। तो क्या जो अभी जो पैटर्न रिजर्वेशन क्या दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, इसमें कुछ व्यवस्था की जाए, ये बात कही जा रही है। आरक्षण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक प्रश्न उत्पन्न होना शुरू हो गया है। शिक्षा और कौशल विकास में कमी के कारण अवसरों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। सामाजिक भेदभाव और संरचनात्मक बाधाएं जो है अभी भी मौजूद हैं। संरचनात्मक बाधाएं में इसमें गवर्नमेंट, प्रशासन, सामाजिक दृष्टिकोण से भी कुछ घटक जो होंगे वो यहां पर सामने आएंगे। और सामाजिक भेदभाव को लेकर के अभी भी बातें की जा रही है, क्योंकि जो पिछड़ापन है वो सामाजिक आधार पर भी है, वो केवल आर्थिक और शैक्षणिक नहीं है, इस बात को समझना है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो निश्चित तौर पर फंडामेंटल राइट्स के पास जाएंगे तो पार्ट 3 कहता है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 14 कि वो कहता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जब सभी नागरिक के लिए कहा जा रहा है तो चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी हो, सभी के लिए नियम कानून बराबर होने चाहिए। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) ये देखेंगे तो ये सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आरक्षण सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में यही देखने को मिलता है। राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ध्यान रखिएगा, आधार क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं आरक्षण लागू करने की अनुमति देता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने यहां कहा था। ठीक है, अब यहां फिर से एक बार समझिए क्या आधार रखा गया है, सामाजिक और शैक्षणिक। क्या यहां पर आर्थिक है? तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है जब डिबेट कहा जाता है कि आरक्षण में भाई जो लोग बहुत अमीर हो गए उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आधार ही नहीं है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, इस बात को समझना है। विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक इस बात को लेकर के लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं देश में। तो जाहिर सी बात है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। और दूसरी बात यहां पर यह कहा गया है विशेष प्रावधान, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन है, कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं कि समाज के कुछ लोग जो वंचित रह गए हैं, मूल धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करके सामाजिक तौर तरीके से मूल धारा में लाया जाए और फिर वहां से समावेशी विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जा सके, ये प्रावधान यहां से करने की बात की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 पर चलेंगे तो फिर हम कहां गए फंडामेंटल राइट से, रिवीजन मारिए, डीपीएसपी पे चले गए। ठीक है, यानी कि संविधान का भाग 4 पे पहुंच गए। प्रीलिम्स का समय है तो रिपीट करते रहिए, रिवीजन चीजों को करते रहिए। राज्य को निर्देश देता है, अब चूंकि देखिए ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी क्यों है? फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट के अगेंस्ट मिला है तो बाध्यकारी होगा। ये बाध्यकारी नहीं होगा, क्यों नहीं बाध्यकारी होगा? डीपीएसपी है, डीपीएसपी बाध्यकारी स्टेट के लिए नहीं होता है। रिसोर्सेज जब अवेलेबल होगा तो स्टेट उसको कराएगी। क्लियर हो रहा है ना? पॉलिटिव रिवीजन साथ में होना चाहिए। राज्य को यह निर्देश देता है कि वह एससी, एसटी तथा अन्य कमजोर वर्गों, अन्य कमजोर वर्गों में देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला है ना, आर्थिक रूप से कमजोरी, वो यही होगा। शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करे। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 जो आपके आर्टिकल्स ये हैं, आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, समुदाय के जीवन यापन को बेहतर करने के लिए कुछ आयोग भी बनाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको राष्ट्रीय आयोग का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको तो पहले ही से राष्ट्रीय आयोग का दर्जा था। कुल मिलाकर के देखा जाए ये तमाम आयोग का काम क्या है? इस तमाम आयोग का काम है पॉलिसी मेकिंग देखना, किसके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, है ना। और ये सुझाव देना सरकार को कि कहां पर कमी रह गया है, कहां पर स्थिति और बेहतर किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, ये तमाम बातें कही गई है। मैंने आपसे पहले चर्चा किया था कि बिहार सरकार ने भी अपना एक सर्वेक्षण करवाया था 2023 में। बिहार का जातिगत सर्वे कह सकते हैं, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो इसको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कहा गया था। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये सर्वेक्षण हुआ था, इसमें राज्य में पिछड़े वर्गों की बड़ी जनसंख्या और कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को इसने भी उजागर किया था। तो डिबेट यहाँ भी उत्पन्न हुआ था कि फिर रिजर्वेशन का फायदा तो कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि मामला यहाँ भी खराब है। इस सर्वे ने नीति निर्माण में डेटा आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित भी किया था। डेटा आधारित दृष्टिकोण कहने का तात्पर्य है, जैसे भी सेंसस हो रहा है तो हम डेटा एकत्र कर रहे हैं ना, डेटा एकत्र करेंगे, उसके आधार पे ही पॉलिसी मेकिंग का काम कराया जाएगा, उसके आधार पे ही जो है विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू कराई जाएगी और लक्षित वर्ग को देखा जाएगा कि कैसे हम इस तरह के जो योजना है या आरक्षण की व्यवस्था ही है उसका लाभ उस वर्ग तक पहुंचा सके। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें कही गई है, वो बिहार में भी क्लियर हुआ था। हालांकि इस बार जो सेंसस 2027 का होगा, इसमें चूंकि कास्ट सेंसस कराया जा रहा है, तो ये देखना होगा जब आंकड़े 2027 में निकल के आएंगे तो इसका क्या प्रभाव होता है। मंडल आयोग 1980 की सिफारिशें आपको ध्यान होगा, मंडल आयोग जब ये बना और मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, इसके आधार पर पूरे देश में आंदोलन हो गया था। बहुत सारे लोगों ने जो है पथराव किए, हंगामा किए, कुछ लोगों ने आत्मदाह तक कर लिया था, क्योंकि आरक्षण की इसमें इस तरह की व्यवस्था किया गया था। तो मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग की पहचान की और कहा कि सरकारी नौकरियों में इनको आप 27% आरक्षण दीजिए। ये तभी की बात है, तभी से ज्यादा जो है मसला खराब हुआ था जब ये हंगामा वगैरह हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी देश में, हालांकि जब 1980 में ही सिफारिश किया गया था, लंबे समय तक तकरीबन एक दशक तक मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू सरकार नहीं कर पाई। उसके बाद जो है इसको 90 के दशक में सिफारिशों को लागू किया गया। जब लागू किया गया तो मैंने पहले कहा कि बहुत हंगामा वगैरह हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी वगैरह में 27% ओबीसी वर्ग की पहचान जिन जिन जातियों के तौर पर किया गया था, उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब इसके भी लंबे समय हो चुके हैं, है ना, तकरीबन 2.5 दशक से, उसके बावजूद भी स्थिति देखा जा रहा है कि इस वर्ग की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे बिहार की भी उदाहरण ले या तेलंगाना की रिपोर्ट का भी उदाहरण ले, बहुत हद तक ये मामला सही साबित नहीं होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न फिर से तैरता हुआ नजर आ रहा है समाज के समक्ष, नीति निर्माताओं के समक्ष, कि क्या आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए, क्या आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति तक मिल भी पा रहा है या नहीं। क्योंकि आरक्षण हमारे समाज का सबसे संवेदनशील मसला है, लेकिन तमाम तरह की व्यवस्था होने के बावजूद भी ऐतिहासिक तौर पर जो समाज वंचित थे, पिछड़े थे, वो आज भी हैं। तो फिर इसका फायदा कौन लोग ले रहे हैं, ये समझने की बात है। तेलंगाना जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा तैयार की गई है। 4 विकल्प हैं, आपको उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा सिविल सर्विसेज डे पर ऑफर दिया जा रहा है, 23 अप्रैल 2026 तक ऑफर की वैधता रहेगी। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स कहने का ही तात्पर्य है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल होगा, ठीक है। इसकी बैच, इस पे ऑफर आपको होगा, बैच स्टार्ट जो है 4 मई 2026 से हो रहा है। फ्लैट 60% ऑफ आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑफर का फी जो 1,20,000 है वो अभी आपको ऑफर के दौरान केवल 48,000 में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, वेबसाइट पे विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि समय सीमित है आपके पास ऑफर के लिए, तो आपको थोड़ी तत्परता दिखानी होगी और जल्द से जल्द इसका लाभ लेकर के अपने सपने को साकार करें। आज के लिए इतना ही। आपको बस अंत में मुझे इतना लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आरक्षण की व्यवस्था जो है समाज के लिए वाकई हितकारी है, ये सही छाप छोड़ पा रहा है, आरक्षण जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था क्या उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, या अभी भी जो लोग पिछड़े थे वो अभी भी पिछड़े हैं। कम से कम ये 2-3 रिपोर्ट तो यही बताते हैं। आपके जो भी विचार हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।